बेटा बात नहीं, अब बात नहीं, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तब बात बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट पुराना रिपीट कर रहा हूं। इनॉलिक फॉर्म कहां डोमिनेट करती है? बीटा डाई कीटोन में। इनॉलिक फॉर्म कहां डोमिनेट करती है? बीटा डाई कीटोन। एक मैंने, अगर आप देखो पेज नंबर 30, पेज अगर आपके पास नोट्स हैं तो पेज नंबर 30, 230 लिखा होगा उस पर। एक सीक्वेंस लिखी हुई है। एक सीक्वेंस लिखी हुई है, अगर आप देखें। सब बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, बाद में ले लेना बैच के। अब तो काफी टाइम पहले मिले हुए नोट्स से ही। थोड़ा क्लास में एक्टिव रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्लास में कौन कौन से नोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जरा ध्यान दें, ये इनॉलिक फॉर्म आप देख रहे हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा बच्चों को दिक्कत आएगी। अभी ये कीटो फॉर्म है, तो बताओ इसकी इनॉलिक फॉर्म क्या बनेगी? बताओ इसकी कीटोनिक फॉर्म क्या बनेगी? बेटा बिल्कुल बीच का स्पेस एकदम खत्म कर दीजिए, मुझे टोकना ना पड़े बाई नेम किसी को। जरा ध्यान दें, बना सकते हैं इसकी इनॉलिक फॉर्म? क्या होगा? यहां से एक एच, आप देख रहे हो क्या बन जाएगा? और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात समझ लो, अभी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वक्त आने पर। जो एरोमेटिसिटी है, जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, समझ लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जन्नत है वो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जन्नत समझ लो आप। मतलब हर एक का सपना होता है कि काश वो एरोमेटिक होता, काश वो एरोमेटिक होता। ये हर एक का सपना होता है। तो आप ये समझ लो, अगर किसी को एरोमेटिक कैरेक्टर मिल गया तो वो कुछ भी हो जाए, अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज नहीं करना चाहेगा। और अगर कुछ करके एरोमेटिक कैरेक्टर मिल सकता है तो वो उस काम को करने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझे? कोई काम करने के बाद अगर उसको एरोमेटिक कैरेक्टर मिल जाए तो उस काम को करने की कोशिश करता है। और अगर वो एरोमेटिक हो गया तो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर मिस नहीं करेगा, खोने की कोशिश नहीं करेगा। अब जैसे कि आप देखो, अब जैसे अभी पहले वो एरोमेटिक नहीं था, अभी आगे समझाऊंगा व्हाट इज एरोमेटिसिटी। फिलहाल आप समझ लो बेंजीन, समझ लो आप। पहले उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं था, जैसे ही वो फिनॉल में कन्वर्ट हुआ उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। अब ये एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो मिस नहीं करेगा, अब वो इसी फॉर्म में रहेगा। तो इसमें इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें 99.999%, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, इसमें इनॉल कंटेंट काफी ज्यादा है। अगर आप नोट्स में देखें पेज नंबर 30 पर सबसे ज्यादा ये लिखा हुआ है। इसके बाद C6H5COCH2 COCH3, उसके बाद फिर वो अपना सिंपल वाला है CH3COCH2। इतना वैसे मोर देन सफिशिएंट है, इससे आगे का भी मैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप देखो, एक कीटोन इधर है, एक कीटोन इधर है, बीच में एक कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बीटा डाइकीटोन। अगर बीटा डाइकीटोन है तो उसमें इनॉलिक फॉर्म डोमिनेट करती है। मैं बार बार टॉपिक को गैप कर करके रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इनॉलिक फॉर्म, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में बैठ गया होगा, इनॉलिक फॉर्म बीटा डाइकीटोनिक ग्रुप में डोमिनेट करती है।
ये केस मैंने अब आपको जानबूझ के बताया ताकि आपको याद रहे। इसे याद रखना, इसमें भी इनॉलिक फॉर्म डोमिनेट करती है, भले इसमें कीटोन है, पर रीजन मैंने आपको बता दिया। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में इंटरलिंक होती चली जाएगी। और जितना, एक बार तो आप ऑर्गेनिक शुरू में पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, एक बार जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, उसके बाद जब दोबारा से क्वेश्चंस करोगे तो एक अलग हमारी अप्रोच होती है क्वेश्चंस को करने की। और ऑर्गेनिक जब तक 3 बार क्वेश्चन नहीं करोगे, 3 बार करोगे तब मानना कि आपने ऑर्गेनिक में 1 बार क्वेश्चन किए। 3 बार करने के बाद, एक बार तो साथ के साथ कर रहे हैं, एक बार जब पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी उसके बाद दोबारा से क्वेश्चंस करना, एक बार फिर और करना, तब जाके आपको ऑर्गेनिक में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ नए क्वेश्चंस कर सकते हो, उससे पहले नहीं आ सकते। 3 बार मस्ट है। कल हमारा टॉपिक चल रहा था, अगर आपको याद आता हो, रेसमिक मिक्सचर। जरा ध्यान दें, रेसमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब जितने डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल्स उतने ही लीवो मॉलिक्यूल्स। अगर 100 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो के हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स लीवो के हैं। ये लैंग्वेज ध्यान रखें, डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर। और ध्यान रखना, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इस बात के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये जितनी भी लिस्ट है ना, इन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर भेज देगा, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, ताकि बच्चों के पास रिकॉर्ड रहेगा कि पूरे साल में कि कौन कहां पे स्टैंडिंग थी। इस वर्ड के लिए एक्सटर्नल कंपनसेशन, हिंदी वर्ड मैंने बताया था बाह्य प्रतिरोध, आप एक्सटर्नल कंपनसेशन वर्ड ध्यान रखें। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक टॉपिक के हेडिंग डाल सकते हैं, मीजोफॉर्म। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी छुट्टी नहीं। मैंने आपको ये बोला है कि आप माना ऑफलाइन नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन में क्लास रखो, अगर ऑनलाइन में नहीं आ रहे तो उसी दिन रिकॉर्डिंग में कवर करो, मतलब आप बिल्कुल अप टू डेट होके चलेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट मान लेना, अगर आपने ऐसा कर लिया 80% ऑर्गेनिक, तो आपकी मैं क्लास की क्लास में पक्की करा दूंगा। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे मैं जो बताऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ अगर आप क्लास में 100% रेगुलर है, 80% क्वेश्चन इसी बात पर हो जाएंगे आप। जरा ध्यान दें, मीजोफॉर्म, जरा धीरे धीरे बोल रहा हूं, सुनो मीजोफॉर्म क्या है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम है, कुछ याद है व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन एटम? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होती। जरा इमेजिन करें मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है उसके पास मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम है और उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता है, उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता है, तो ऐसे में क्या होता है आप सोचो, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, अगर उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता है तो एक कार्बन तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक कार्बन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक कार्बन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ऐसे में वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस बात को बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर लड़ाई हो रही है। तो पहली बात तो 2 बात जान लो, मीजोफॉर्म क्या है? अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम के बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई हो रही है, अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम के बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है तो ऐसा मॉलिक्यूल मीजोफॉर्म कहलाएगा, ऐसी फॉर्म मीजोफॉर्म कहलाएगी। जरा बोर्ड पर देखो, आप देख के समझ जाओगे। जरा बोर्ड पर देखो, एक मैंने जाना पहचाना मॉलिक्यूल बनाया आपका, है ना? तो आप देखो ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम है,
मैंने रेड कलर से एक लाइन खींची, एक प्लेन है, इसे बोल सकते हैं इस प्लेन के ऊपर नीचे सिमेट्री है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे खतरनाक कंडीशन उसकी सिमेट्री है। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। तो फिलहाल मीजोफॉर्म क्या है समझ गए आप? जब असिमेट्रिक कार्बन एटम के बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या कह लो कि आधा मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज, आधा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आप ये वर्ड लिख लीजिए, मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल। ऊपर वाले वर्ड से भी आप मिला के लिख सकते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। आप में से किसी बच्चे ने टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन ट्राई किए? क्वेश्चन ट्राई किए, कुछ बुक से ट्राई किए हो, कुछ जेई के ट्राई किए हो? जितना मैं कराता जा रहा हूं ना, आप फील करोगे अपना आप ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना लोगों ने हुआ बना रखा है उतना हुआ नहीं है। आप ये फील करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल से भी आसान है। जब फिजिकल कर रहे थे तब आपको फिजिकल बहुत आसान लग रही थी, अब आप ऑर्गेनिक करोगे तो आपको ऑर्गेनिक फिजिकल से भी ज्यादा आसान लगे। और जब मैं इनऑर्गेनिक कराऊंगा आपको कि इनऑर्गेनिक में कुछ है ही नहीं, क्लास के क्लास में ही इनऑर्गेनिक मेंटेन करा दूंगा, कोई होमवर्क नहीं, बशर्ते क्लास में आप 100% रेगुलर रहेंगे। जरा ध्यान दें, मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सिर्फ मैंने देखो दो ही वर्ड तो बताया, व्हाट इज मीजोफॉर्म, और उसको क्वेश्चन क्या था वो मैंने आपको बता दिया। मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, नोट कर लिया सब बच्चों ने? इसका नाम है, ये कंपाउंड है टार्ट्रिक एसिड। ये कंपाउंड है टार्ट्रिक एसिड, इसका नाम बोलेंगे मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड। सब फॉलो कर रहे हैं? एक टॉपिक है डायस्टीरियोमर्स, हेडिंग डाल लीजिए। डायस्टीरियोमर्स। बिल्कुल आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे यही बैठो, कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, डिस्टेंस रहेगा, क्लियर रहेगा। डायस्टीरियोमर्स, जरा ध्यान दें। कुछ याद है बेटा? बात बिल्कुल नहीं। कुछ याद है व्हाट इज इनेंशियोमर्स? कुछ याद है? डेक्स्ट्रो और लीवो को हम आपस में क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स कहते हैं। एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ? जो इनेंशियोमर्स नहीं है वो डायस्टीरियोमर्स। जैसे कि मेरी बात समझना, डेक्स्ट्रो, लीवो, मीजोफॉर्म। किसी की डेक्स्ट्रो बनी हुई है, लीवो बनी हुई है और मीजोफॉर्म बनी हुई है। डेक्स्ट्रो और लीवो को आपस में क्या बोलेंगे? सारे बच्चे बताओ, डेक्स्ट्रो और लीवो को आपस में क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स। डेक्स्ट्रो और मीजो को आपस में क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स। लीवो को और मीजो को आपस में क्या बोलेंगे? डायस्टीरियो। भाई स्टीरियोमर्स तो है, आप बात समझो, स्टीरियोमर्स तो है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो इन्हें बोलते हैं जो इनेंशियोमर्स नहीं है,
जो आइसोमर्स तो है बट इनेंशियोमर्स नहीं है, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं डायस्टीरियोमर्स। आप चाहो तो सिंपल शब्दों में लिख दो जो मैंने बताया। जो इनेंशियोमर्स नहीं है उनको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। एनी पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। any pair of stereoisomers which are not mirror image of each other। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बोला जो इनेंशियोमर्स नहीं है, आप इससे लॉन्ग टर्म याद कर सकते हो, जो इनेंशियोमर्स नहीं है वो डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। जो इनेंशियोमर्स नहीं है वो डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। अब देखो, ये मीजोटार्ट्रिक एसिड है, ऐसी एक डी टार्ट्रिक एसिड होगा, इसकी मिरर इमेज आपको याद है कल मैंने बताया था। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं? जो मिरर के नजदीक है उनमें से एक को डेक्स्ट्रो बोलेंगे, एक को लीवो बोलेंगे। डेक्स्ट्रो और लीवो आपस में क्या कहलाएंगे? सारे बच्चे बार बार, डेक्स्ट्रो और लीवो आपस में इनेंशियोमर्स, और मीजो और डेक्स्ट्रो डायस्टीरियोमर्स। मीजो और लीवो डायस्टीरियोमर्स। जो इनेंशियोमर्स नहीं है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं डायस्टीरियोमर्स। वैसे एग्जांपल नोट कर लीजिए, मीजो टार्ट्रिक एसिड, डी टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड फॉर्मूला याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम। आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम बताइए। लिखोगे नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहने का, ध्यान रखना, सिर्फ देख के खुश मत हुआ करो। और जब मैं पूछूंगा तो बहुत तगड़ी वाली इंसल्ट होगी, ध्यान रखना। और कोई इस बात की गलतफहमी मत रहना कि पीछे बैठे हैं सबको पता नहीं चलेगा। नोट कर लिया, डी टार्ट्रिक एसिड, एन एल टार्ट्रिक एसिड और मीजो टार्ट्रिक एसिड। सब बच्चों ने नोट कर लिया? अब मुझे टार्ट्रिक एसिड का जरा आईयूपीएसी नेम बताना। 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अच्छा एक बात देख रहे हो, अगर आप तीनों का नाम निकाल लो, तीनों का आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एक के आगे मीजो लिखा जाएगा, एक के आगे डी और एक के आगे एल। मैंने आपको पहचान बताई थी, जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका मेन आईयूपीएसी नेम सेम होता है। अरे बात याद आ रही है? जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका मेन आईयूपीएसी नेम सेम होता है। फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। फर्स्ट और थर्ड क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। और सेकंड और थर्ड आपस में एंशियोमर्स। आप फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन है तो मीजो और डी लिख दो, मीजो और एल लिख दो ताकि याद रहेगा। मीजो एंड एल, मीजो
एंड डी, ये सब क्या है, डायस्टीरियोमर्स। डेक्स्ट्रो और लीवो ये आपस में इनेंशियोमर्स। सब फॉलो कर रहे हैं? एक वर्ड आता है रेजोल्यूशन, हेडिंग डाल दीजिए। आप एक बात सुनो, सब बच्चे ध्यान दें, आपके पास रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब जानते हैं, डेक्स्ट्रो लीवो। आप उसे वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर को वापस डेक्स्ट्रो और लीवो में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। ये सब टर्म्स में क्यों बता रहा हूं, कई बार क्या होता है ऑप्शंस में लिखे रहते हैं, अगर ऑप्शन में आपको पता है रेजोल्यूशन वर्ड लिखा है, इसका मतलब पता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप कंफ्यूज होंगे कि कहीं ये आंसर तो नहीं है ना। तो आपको रिजोल्यूशन मतलब क्या है, रेसिमिक मिक्सचर को वापस डेक्स्ट्रो और लीवो में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। कन्वर्ट करने के तीन मेथड दिए हुए हैं, बाय मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड क्या है, आपके पास माना मिक्सचर है और आपको डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म अलग अलग दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके से कलर में डिफरेंस है, किसी बात में डिफरेंस है, आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, आप उन्हें चुन चुन के अलग कर लो, दैट इज मैकेनिकल मेथड। रेसमिक मिक्सचर, ध्यान रखना वर्ड, मैकेनिकल मेथड। दूसरा एक है बायोकेमिकल मेथड। आप ऐसे समझ लो, बायोकेमिकल मेथड क्या है, जरा ध्यान दें सब बच्चे। हम तो सेलेक्ट करने में गलती कर सकते हैं, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो डेक्स्ट्रो फॉर्म से रिएक्ट करते हैं तो वो डेक्स्ट्रो से ही रिएक्ट करेंगे, उनकी रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक होती है। हम तो गलती से गलत ले सकते हैं बट वो नहीं करते। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, माना वो डेक्स्ट्रो फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको लीवो फॉर्म चाहिए, तो आपने ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूज किया जिसे डेक्स्ट्रो फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपके पास लीवो फॉर्म प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। बट इसमें नुकसान क्या है कि आपकी एक फॉर्म खत्म हो गई। बट इसे बोलते हैं बायोकेमिकल मेथड, कि आप किसी माइक्रो यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप एक फॉर्म को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ नाम जान लो, उतना कुछ और नहीं है। केमिकल मेथड, माना आपके पास कोई रेसिमिक एसिड है, रेसिमिक एसिड समझ गए, जैसे टार्ट्रिक एसिड है, डी टार्ट्रिक एसिड और एल टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर है, आप उसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव बेस मिला दो, एसिड और बेस क्या मिलाएंगे, एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। उन सॉल्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करके हम उन एसिड्स को अलग कर सकते हैं। आपके पास एसिड है, रेसिमिक एसिड है, आप उसमें ऑप्टिकली एक्टिव बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है, उन सॉल्ट को हम सेपरेट करके हम उन एसिड्स को अलग कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर होता है, बट ये नाम ध्यान रखें, केमिकल मेथड, कोई खास बात नहीं है। जैसे रेसिमिक एसिड है, ए डैश लिख दिया, ए डैश रेसिमिक एसिड, इसमें बेस मिला दिया ऑप्टिकली एक्टिव बेस, तो ऐसे सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ए बी और ए डैश बी। उन सॉल्ट को हम सेपरेट करके प्रोसेस करते हैं तो हम इन एसिड्स को अलग कर सकते हैं, इसे बोलते हैं केमिकल मेथड। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए रिक्वायर्ड है।
बट जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना तो आपको पढ़ना ही है। मतलब मेरे नोट्स के नोट्स बनाने की बेवकूफी मत करना। बहुत से बच्चों में आदत होती है हर चीज के नोट्स बनाएंगे, मतलब मेरे नोट्स के भी नोट्स बनाएंगे। आप यकीन मानना, मैं आपको मन की बात बता रहा हूं, कई बार मेरे को ये होता है कि मैं अपने नोट्स में थोड़ा सा और शॉर्ट करूं, मतलब एक लाइन हटाना मुझे अपने नोट्स से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये लाइन हटाऊंगा ये एग्जाम में आ जाएगी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। कई बार मैंने बहुत सोचा कि और शॉर्ट कर दूं और शॉर्ट कर दूं, पर नहीं हट पाते। जब भी मैं हटाता हूं तो पता चला उस लाइन पर बेस कोई क्वेश्चन टेस्ट पेपर में मिल जाता है। तो मतलब इसको तो आपको हटाना ही नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा, टेस्ट पेपर में मिलेगा, कहीं और की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे वहां मिलेगा, ये चीज आपको टकराती रहेंगी। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इस पर क्वेश्चन आता है, पर मैं तो आगे तक के हिसाब से आपको पूरा करा रहा हूं। एक बड़े से पेपर पे कर लो, कंजूसी मत करो, एक नए पेपर पे कर लो, और चाहो तो पेपर को लंबा करके कर लीजिए, और इस पे थोड़ा डाल देना रिमेंबर। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जरा बोर्ड पर ध्यान दें। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, आप इधर आ जाओ सेकंड रो पर, यहाँ पर 5 ही बैठे। सीट कोई नहीं देगा, सीट लेनी पड़ती है। जरा ध्यान दे, बैक साइड में रखवा दो, बेंच साइड में बेंच है। सब बच्चे ध्यान दो जरा, स्टेप बाय स्टेप इसे 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, वरना तो फिर वही तरीका है, आप बना बना के देखते रहो, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, शुरुआत में हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल को आप आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, कि पहला हिस्सा कि हम आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है और उसके पास n असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो दूसरा वाला क्या होगा, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा और उसके पास n असिमेट्रिक कार्बन एटम। पहले आप लिख लो, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है और उसके पास n असिमेट्रिक कार्बन एटम। पहले में करो नहीं हो रहा, फॉर्मूला उसी हिसाब से बना हुआ है, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा और उसके पास n असिमेट्रिक कार्बन एटम। फॉर्मूले पढ़ने से कभी भी समझ में नहीं आते, ध्यान रखना। जब फॉर्मूलों को आप अप्लाई करोगे, 2-4 बार यूज करोगे, तब जाके फॉर्मूला याद होता है, फॉर्मूला समझ में आता है। कोई बच्चा सोचे कि मुझे ये सामने जो लिखा हुआ एकदम समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं आएगा सब। जब मैं सिर्फ विद एग्जाम्पल लूंगा तब बात क्लियर होगी, बट पहले तो फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा ही समझाने से पहले। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 की पावर n, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर n। वैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आया हुआ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान फॉर्मूला है, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सर आसान है तो फिर क्यों आएगा, क्योंकि रीजन क्या है, बच्चों से ये भी अप्लाई नहीं होता, ये भी अप्लाई नहीं कर पाते। देख लो पहली लाइन, 2 की पावर n, 2 की पावर n, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 की पावर n। अब बताओ, जरा सोच के बताना, अगर आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहा,
तो बताइए मीजोफॉर्म कितनी होंगी, सोच के देखो। मीजोफॉर्म बनेगी नहीं। मीजोफॉर्म तो कब बनती है, जब जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो आप समझ लो इनेंशियोमेरिक पेयर तो आधे हो जाएंगे, जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उसके आधे क्या होंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर। ये पेयर वर्ड लिखा है, जैसे डेक्स्ट्रो और लीवो को मिलाकर एक, डेक्स्ट्रो और लीवो को मिलाकर एक। तो पेयर की बात करेंगे तो A/2। नो डाउट ये फॉर्मूले जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए लिखवा रहा हूं, वरना किसी के पास अगर दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप बना बना के देख लो। समझ रहे हैं? अगर किसी के पास दो ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो क्यों फॉर्मूले की ये जरूरत तब पड़ती, किसी के पास चार है, किसी के पास पांच है, तब कोई आपसे पूछ रहा है। क्या लिखा हुआ है, रेसमिक मिक्सचर कितने बन जाएंगे, A/2, और मीजोफॉर्म 0। लिख लीजिए, रेसमिक मिक्सचर A/2, रेसमिक मिक्सचर A/2, मीजोफॉर्म 0, मीजोफॉर्म 0 कर लीजिए। मीजोफॉर्म 0, ठीक है। जब आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं रहा तो मीजोफॉर्म तो बन ही नहीं सकती। पहले बताओ इतने फॉर्मूले याद कर सकते हो? कंडीशन मैंने क्या बताई आपको, अगर आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होता। इतने इतनी बार की तीन, बल्कि तीन फॉर्मूले ही कहा है, 2 की पावर n ही तो है। ये तो ऑब्वियसली बात है, जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उसके आधे इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, उसके आधे रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे, और आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा तो मीजोफॉर्म 0। तो सिर्फ एक ही तो बात याद करनी, 2 की पावर n। अगर आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 की पावर n। अब देखो जरा आप, ये सब बातें मैं आपको करा चुका हूं। अब देखो जरा ध्यान से, एक बार छोटा छोटा लिखा बट एक मिनट समझ लो, फिर दोबारा भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट पहले पूरा देख लो। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स नॉट डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ। ए समझ गए, ए क्या है, ए क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। ए क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, 2 की पावर n। मीजोमेरिक फॉर्म 0, इनेंशियोमेरिक पेयर A/2, रेसिमिक मिक्सचर A/2। सी आई का मतलब कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो वो माने जाते हैं A+M, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म प्लस मीजोमेरिक फॉर्म। जैसे आप कुछ याद है, डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो। कोई आपसे पूछे टार्ट्रिक एसिड के कितने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो प्लस मीजो, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म प्लस मीजोमेरिक फॉर्म, इसे बोलते हैं CI का मतलब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। लिख लो। अच्छा एक मिनट पहले मुझसे भी पढ़ लो, मुझे पता है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लिख के याद करना 10 बार, 108 बार लिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी एक बार लिखने में सोच रहे हो, 108 बार लिखाऊंगा तब जाके याद होगा ये। इधर सुनो ध्यान से, डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, सुन लो, दो बातें हो सकती हैं, या तो असिमेट्रिक कार्बन ऑड नंबर में होंगे या असिमेट्रिक कार्बन इवन नंबर में होंगे।
अगर इवन नंबर में है तो 2 की पावर n-1, इतनी बात याद कर लो, बन जाएगी 2 की पावर n-1। और मीजोमेरिक फॉर्म 2 की पावर, सुनो, अगर इवन नंबर है तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ना, इवन नंबर में तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 2 की पावर n/2 - 1। और अगर ऑड नंबर है 2 की पावर n-1 माइनस, ऑड नंबर में डायरेक्ट डिवाइड तो हो नहीं सकता, अरे ऑड नंबर में डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, -2 की पावर n-1/2। और मीजोमेरिक फॉर्म 2 की पावर n-1/2। फॉर्मूले ऐसे याद नहीं होंगे, जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तब याद होंगे, और कर लोगे तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन पहले वाले फॉर्मूले से आए हुए हैं, आप लिख लीजिए पहले। अगर ज्यादा याद ना हो ना तो शुरू के पहले पहले याद कर लो। आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा 2 की पावर n, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है इवन नंबर ऑड नंबर। इवन नंबर में एक एक वर्स 2 की पावर n-1, ऑड नंबर में 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। इतना याद, पता चला ज्यादा के चक्कर में कुछ भी याद नहीं कर रहे आप। ये 3 बात तो याद करके सुना सकते हो। अगर आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 की पावर n, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो 2 बातें हो सकती है, तो इवन नंबर में या ऑड नंबर है। इवन नंबर में है तो 2 की पावर n-1, अगर ऑड नंबर में है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। सिर्फ 3 चीज याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर आना है। कितने बच्चों को याद हुआ? अब यही आईक्यू है, सब बराबर पढ़ रहे हैं, आधे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, आधे बच्चे भी देख ही रहे क्या हुआ है। यही तो आईक्यू, और क्या है। सभी को बराबर पढ़ा रहा हूं 2 की पावर n, और मैंने कहा 90% क्वेश्चन 2 की पावर n पर आए हुए। आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है, 2 बातें हैं, या तो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो ए क्या है 2 की पावर n-1, ऑड नंबर है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। इतना ही याद कर लो, उतने से काम बन जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन और आइसोमर्स मैंने आपको बता दिया, A+M। मैंने आपको बताया इवन नंबर में डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो मीजोमेरिक फॉर्म में भी आप देखो 2 की पावर n/2 - 1, और उधर 2 की पावर n-1/2। अब ये बताओ, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसी पे अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़ रखा है। ये आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है, सारे बच्चे बताओ आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है। पहली का तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरे वाले, पहले वाले दूसरे वाले, अभी तो यही डिसाइड करना पड़ेगा। जबकि साफ लिखा है कि आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा तो पहले वाले, और अगर आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो दूसरे वाले। ठीक है, क्वेश्चन देखकर ही आप आधी बात, तो इसमें दूसरे वाले लगेंगे। अब ये बताओ, जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है इवन नंबर में ऑड नंबर में? इवन नंबर में। तो बताइए ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म 2 की पावर n-1, 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 1, दैट इज 2। एक डेक्स्ट्रो बनता है, एक लीवो बनता है। कोई कह रहा है इसमें कितनी मीजोमेरिक फॉर्म बनेगी? 2 की पावर n/2 - 1, एक ही तो बनती है। 2 की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अभी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराता हूं आपको। अभी पूछूंगा किसी भी बच्चे से, ध्यान रखना, फॉर्मूला रिकॉल कर लो, किसी भी बच्चे से पूछने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, सारे बच्चे अपने आप करो।
किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर लूंगा, देखो कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर। बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जल्दी से करो अब। अरे छोड़ो सारा डिस्कशन, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया करो। देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। आपस में डिस्कस किया तो समझ लो दिमाग बेकार हो गया आपका। गलत हो रहा है, होने दो ना, क्या दिक्कत, कोई एग्जाम थोड़ी ना आपका ही। पहले ये बताओ, ये क्या ये आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है? हो ही नहीं सकता, एक तरफ CCH5 एक तरफ। तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा वाला पहला वाला। उसमें तो ऑड इवन की कहानी नहीं है। पहले वाले में ऑड इवन की कहानी नहीं है, खत्म कहानी। कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? 1 2 3। 3 दिखाई दे रहे, 2 की पावर 3। आंसर 8। भाई 3 ही तो कार्बन असिमेट्रिक दिखाई दे रहे हैं, बीच वाले 3 HOH वाले। ये तीनों असिमेट्रिक कार्बन एटम है। असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच्ड होती है। अरे बताया तो था मैंने अभी। तो आप देखो 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। देख लो, आप शक्ल देख लो, बच्चे नहीं देख पा रहे थे। HOH CCH5, और चौथा कौन माना जाएगा? पूरा बचा हुआ। तो 3 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। और यहां पर जब आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म 2 की पावर 3, दैट इज 8। मीजोमेरिक फॉर्म 0। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कितने माने जाएंगे? 8। क्वेश्चन टफ लग रहा है? आपके आगे टफ क्वेश्चन में आते हैं कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि आप बच्चे शक्ल देख के छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। बात क्लियर हो गई? अब दूसरा क्वेश्चन करना अपने आप करो। CH2OH CHOH CHOS CHOS CHOH CHO। अगर अब भी अपने आप ना करो तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अपने आप करो। कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? तो 2 की पावर 4 8 होता है। क्या ये आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। एक तरफ CH2OH एक तरफ CHO, कैसे डिवाइड कर लोगे? एक तरफ CH2OH है, एक तरफ CHO है,
तो क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता, फिर तो ऑड इवन की कहानी खत्म। फिर तो सिंपल क्या करना है, जितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, अगर 4 है 2 की पावर 4 मतलब 16। अरे बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन? कितने बच्चों ने सही किया था? CHO अलग है ना? इफ डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ, जरा एक काम करना, बिना नोट्स में देखे ईमानदारी से जरा फॉर्मूला लिख के दिखाना। अगर आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है, अगर n इवन है तो फॉर्मूला क्या था, अगर n ऑड है तो फॉर्मूला क्या था? ईमानदारी से फॉर्मूला लिख के दिखाओ, चीटिंग मत करना। कर दिया? ये वो क्वेश्चन है जिनसे बच्चे घबराते हैं क्वेश्चन से, ऑप्टिकल आइसोमर्स। मुझे नहीं लगता कि आपको घर जाके भी रिवाइज करना पड़ेगा, अगर ध्यान से क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर रिवाइज करना पड़ा तो 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। अगर इवन है तो बताइए, 2 की पावर n-1। अगर ऑड है तो 2 की पावर n-1 -2 की पावर n-1/2। अगर n ऑड है 2 की पावर n-1 -2 की पावर n-1/2। इनेंशियोमेरिक पेयर हमेशा a/2 होता है, रेसिमिक मिक्सचर हमेशा a/2 होता है। मीजोमेरिक फॉर्म अगर आपको पता है इवन नंबर है तो 2 की पावर n/2 -1, और अगर ऑड नंबर है 2 की पावर n-1/2। और जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं वो a+n। एक बार अपने आप रिवाइज करके अपने आप लिखो, रिवाइज करके अपने आप लिखो, कॉपी मत करो, रिवाइज करो, अपने आप लिखो। ध्यान रखना, क्लास के अंदर बैठे हुए 90% बच्चे बिल्कुल टॉपिक को टिप्स पे कर लेंगे, और 10% बच्चे ऐसे होंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना सीरियसली आप पढ़ रहे हैं। घर पे जाके रिवाइज करोगे, मात्र 10 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपको, 10, 15, 20 मिनट। हुआ याद फॉर्मूले? अब जरा अप्लाई करके दिखाओ, यहां पे करो अप्लाई, डरते क्यों? करो अपने आप, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। ओरली कर सकते हो, देखो आप सोच के देखो, ओरली कर सकते हो। अरे पहले बोलो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है। अब चेक करो कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 4। इवन नंबर ऑड नंबर? 2 की पावर n-1। 2 की पावर 4 में से बन गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8। अरे सब बच्चों को बात समझ में आ गई? कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि बाद में याद नहीं आती चीजें। आप 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 3 दैट इज 8। मीजोमेरिक फॉर्म 2 की पावर 4/2 - 1। 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स 8 + 2 दैट इज 10। ये तो आप भी समझ सकते हो, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि इतना मेंटेन करना हर एक के बस की बात नहीं है। हो गया फॉर्मूला याद?
फिर अब अप्लाई करो दोबारा से। अच्छा चलो, फॉर्मूला याद हो गया ना। अब ये बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड आपको ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है। जिसमें सिमेट्री है, हिंट दे रहा हूं, जिसमें सिमेट्री है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। चेक करो इसमें से किसी में सिमेट्री है या नहीं। सिमेट्री है या नहीं। कहीं से भी काट के देख लो, है ना, यही काट काट के देख रहे होंगे। सुनो, मेरी बात सुनो। इसमें एक कंसेप्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री का। सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपको चेक करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर ये क्या चीज होती है, सुनो मैं बताता हूं। एक मिनट देखो, हर एक टीचर का अपना अपना समझाने का तरीका है। कोई कहता है मोड़ लो, कोई कहता कुछ कर लो, कोई कहता कुछ कर लो। मैं तो सिंपल सा जो वर्ड है उसी को पकड़ रहा हूं, सेंटर वर्ड। सर्किल में सेंटर हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है समझ लो आगे तक के लिए। जैसे ए लिखा है, बोर्ड पर ध्यान दो, ए लिखा है, इससे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ए होना चाहिए। ए, ए के सामने ए, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ए होना चाहिए। जैसे बी लिखा है तो बी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में बी। एस सी लिखा है तो सी, डी लिखा है तो डी। इतना सिंपल तरीका है चेक करने का सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर काटने पीटने में रहेगा दिक्कत हो जाएगी। सिंपल, ए के जस्ट अपोजिट ए होगा, बी के जस्ट अपोजिट बी होगा, सी के जस्ट अपोजिट सी और डी के जस्ट अपोजिट डी। इस अगर कुछ ऐसा है तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ रहे, सेंटर ऑफ सिमेट्री वर्ड समझ लो आप, पहले एक वर्ड समझ लो, टॉपिक तो अपने आप हो जाएगा। नोट कर लीजिए सेंटर ऑफ सिमेट्री का जो मैंने एग्जांपल दिया है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का जो मैंने एग्जांपल दिया उसे ध्यान रखें। सब फॉलो कर रहे हैं। अब बताओ ए और बी जो हमने दो कंपाउंड बनाए थे और उसमें से किसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी। चेक करो, ए और बी में से किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बी वाले में। अगर आप देखें बी वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, आप देखो सीओ के सामने सीओ, एनएच के सामने एनएच, कार्बन के सामने कार्बन। सबसे मेन बात देखो सीएस3 के जस्ट अपोजिट सीएस3 और एच के जस्ट अपोजिट एच। तो दूसरे वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, समझ जाइए। और मैंने आपसे क्या बोला था, अगर मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो दूसरा वाला कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लिख लो, दूसरे वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसलिए
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप एक फील कर रहे हैं 11th 12th की ऑर्गेनिक और कंपटीशन की ऑर्गेनिक, कुछ लग ही नहीं रहा होगा कि आपने 11th 12th में कुछ पढ़ा है इस तरीके की चीजें, है ही नहीं कुछ, पढ़ा ही नहीं सकते। मैं भी नहीं पढ़ा सकता, मैं भी नहीं पढ़ाता, मजबूरी है, अगर पढ़ाऊंगा तो उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ तो जहाँ कल दिया था वहीं से ले लीजिए, कोचिंग सेंटर जो है। हाँ तो ऊपर चले जाइए, ऊपर से ले लीजिए, या नीचे प्रेम होंगे उनसे कह दीजिएगा। रिटर्न रिटर्न के लिए उसको अब जरा ध्यान दें, जो बी वाला है सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकली, नोट कर लिया, सब बच्चों ने नोट कर लिया। एक वर्ड लिखा हुआ है रेसिमाइजेशन, जरा वर्ड देख लीजिए, नोट्स में आपके पास है रेसिमाइजेशन। ये सारे टर्म्स पढ़ना जरूरी है। किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का जो, ये मोटी मोटी लाइनें याद कर लो, ज्यादा लंबी कहानी मत इल्झो। रेसिमाइजेशन नाम से ही क्लियर है, रेसिमाइजेशन, आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसको रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे रेसिमाइजेशन कहते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल है डेक्स्ट्रो के, आप उनमें से आधे मॉलिक्यूल्स को लीवो में कन्वर्ट कर दो। मेरी बात समझ रहे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में, आप ऐसे लिख लो जैसे मैं बोल रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस रेसिमाइजेशन कहलाता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट और केमिकल रिएजेंट। जो एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दिया हुआ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा, इक्वेशन आप आगे जाके पढ़ोगे, बट जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं NaI इन एसीटोन, तो ध्यान रखें इस पॉइंट को। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, रिमेंबर डाल सकते हैं, अभी इक्वेशंस आगे जाके कवर हो जाएंगी। फिलहाल ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, रेसिमाइजेशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। ऐसी टॉपिक है वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन, जरा ध्यान दें, सब बच्चे सुन लो एक मिनट। वाल्डन इन्वर्जन, बेटा बिल्कुल बात नहीं, पहले मेरी बात सुनो, एक बार में याद हो जाएगा। डेक्स्ट्रो फॉर्म को लीवो फॉर्म में कन्वर्ट करना,
या लीवो फॉर्म को डेक्स्ट्रो फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं, ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। ये नहीं कि आपको उसी कंपाउंड के लीवो में कन्वर्ट करना है, डेक्स्ट्रो फॉर्म को लीवो में कन्वर्ट करना या लीवो फॉर्म को डेक्स्ट्रो फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं। डेक्स्ट्रो फॉर्म को लीवो फॉर्म में कन्वर्ट करना या लीवो फॉर्म को डेक्स्ट्रो फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं। वैसे एक जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या है, जरा सुने। सब बच्चे ध्यान दें, एक मिनट सुन लो बेटा, बात नहीं। ये दो कंपाउंड है, एक मलेइक एसिड, मेरी बात सुन लो, एक मिनट सुन लो, पहले जो बोल रहा हूं पुरानी यादें भूल जाओ, अब जो बोल रहा हूं ध्यान सुन। अब आप कहोगे सर इतनी सारी स्पेलिंग इस तरीके से याद करनी पड़ेगी, नहीं। अगर ये दो कंपाउंड अलग अलग ना होते और आप स्पेलिंग कुछ भी लिखते चल जाती, बट ये दो अलग कंपाउंड है तो इसलिए यहां पर आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। जो ई वाला है ये आप पढ़ेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और जो मैलिक है ये ऑप्टिकल शो करता है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, बेटा डिस्टरबेंस करोगे मैं क्लास में बिठाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी वजह हो। ये ध्यान रखना, मैं अलाउड नहीं करूंगा किसी भी हालत में। पता चला जो फैसिलिटी मिली हुई है उस फैसिलिटी का मिसयूज ना करें। मले उसको एक काम कर लो, क्योंकि दो अलग कंपाउंड है इसलिए बोलने का तरीका भी अलग कर लो। मलेइक और मैलिक, मलेइक और मैलिक, गलती नहीं होगी। ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक में और नहीं है। कभी आपको कि ऐसे बहुत सारी चीजें कैसे याद करेंगे, और नहीं है, सिर्फ ये दो एग्जाम्पल है, मलेइक और मैलिक। जो ई वाला है वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और इसका फॉर्मूला भी अभी आप पढ़ोगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, मलेइक एसिड, मैलिक ई वाला। नोट कर लिया? अब देखो जरा, अब मैलिक एसिड का फॉर्मूला देखो, एच ओ एच, नीचे सीओ एच, ऊपर की तरफ CH2COH। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए मैलिक एसिड का, HOH COH CH2COH। HOH COH। समझ लो, वॉल्डन इन्वर्जन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मलेइक एसिड और मैलिक एसिड।
वॉल्टर इन्वर्जन तो सिंपल सा टॉपिक हो गया, डी को एल में कन्वर्ट करना है, एल को डी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे वॉल्टर इन्वर्जन कहते हैं। तो एक बार सुनने पर ही याद हो जाएगा। अब सुनो, इक्वेशंस तो अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। जैसे PCl5 है, PCl5 क्या करेगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, बट जो Cl आएगा वो दूसरी तरफ आएगा। OH जैसे राइट साइड पे जुड़ा हुआ है, Cl आएगा लेफ्ट साइड पे। अब उस Cl की जगह हम OH ले आएंगे AgOH से रिएक्शन करके, वो सब पॉइंट्स आएंगे। AgOH क्या कर सकता है, Cl की जगह OH ले आएगा। PCl5 क्या कर सकता है, OH की जगह Cl ले आएगा। ये सब पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, अब एक टॉपिक लिखा हुआ है असिमेट्रिक सिंथेसिस। असिमेट्रिक सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब बनाने से मतलब है, सुनो, आपके पास कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और आप उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करो विदाउट रेजोल्यूशन। एक तो हमने रेजोल्यूशन में किया था, रेजोल्यूशन याद है? कितने बच्चों को याद है रेजोल्यूशन? जरा हाथ खड़ा करना, देखो IQ कितनी है आपकी। याद आ रहा है तो मतलब ठीक ठीक है, नहीं आ रहा तो मामला गड़बड़ है। मैं तो साफ कह रहा हूं, चेक करा करो अपनी IQ, अगर नहीं याद आए तो कुछ गड़बड़ है। आज के दिन का पहला टॉपिक था रेजोल्यूशन, रेसिमिक मिक्सचर को डेक्स्ट्रो और लीवो में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव था और डेक्स्ट्रो लीवो बन रहे थे ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस विदाउट रेजोल्यूशन असिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाता है। अब जितने भी टॉपिक हैं, ये थोड़े से टॉपिक एक्स्ट्रा में आते हैं, बट ये आपको धीरे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में दिखाई देते रहेंगे। एक टॉपिक लिखा हुआ है इनेंशियोमेरिक एक्सेस। मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ो और समझो कि क्या कुछ समझ में आता है टॉपिक ये। बात करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पढ़ने के लिए कह रहा हूं, जल्दी से पढ़ो। मैं पूछूंगा कि क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो समझने के बाद। चलो मैं रीडिंग कर देता हूं, ध्यान से सुनो जो लोग नहीं पढ़ पा रहे। अ सैंपल ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस that consists of single enantiomer is said to be enantiomerically pure or to have enantiomeric excess of 100%। क्या इस पहली लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? yes, कितने बच्चों को समझ में आया? 20% बच्चे। सुनो, आप मेरी बात समझो, क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास सिर्फ डेक्स्ट्रो है, सिर्फ डेक्स्ट्रो, लीवो नहीं है। तो हम कह सकते हैं लीवो के कंपैरिजन में डेक्स्ट्रो भी 100% ज्यादा है। अगर आपके पास सिर्फ डेक्स्ट्रो है तो हमारा बोलने का तरीका ये हो सकता है लीवो के कंपैरिजन में 100% डेक्स्ट्रो भी ज्यादा है। या फिर कह सकते हैं ये जो कंपाउंड है सिर्फ डेक्स्ट्रो है, इनेंशियोमेरिकली प्योर है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, और माना उसका रोटेशन प्लस 13.52 है। कितना है? प्लस 13.52। अब हमें पता चल गया कि जब भी डेक्स्ट्रो प्योर होगा
तो उसका रोटेशन प्लस 13.52 होगा। ये बात क्लियर हो गई? ध्यान से सुनो, दिमाग भटकेगा, टॉपिक गया काम से। अगर डेक्स्ट्रो है, प्योर डेक्स्ट्रो है, लीवो नहीं है, हमने देख लिया उसका रोटेशन कितना आ रहा है, प्लस 13.52। अब मैंने उसमें थोड़ा सा लीवो मिला दिया, तो बताओ रोटेशन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। इट मींस हमें, अगर हमने चेक किया रोटेशन आ रहा है 12 समथिंग, हम समझ गए प्योर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, लीवो मिला हुआ है। कितना डेक्स्ट्रो वाला कितना है, लीवो वाला कितना, हम रोटेशन देख के बता सकते हैं। मैंने कहा ना, फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो जब केमिकल खरीदते हैं, वो स्पेसिफिक रोटेशन चेक कर लेते, उन्हें पता है कि अगर, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन ना तो इस बात पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन क्या है, याद है ना, लेंथ पे ना किसी और बात पर। अगर डेक्स्ट्रो होगा तो प्लस 13.52 रोटेशन आएगा, अगर उसमें इंप्योरिटी होगी तो रोटेशन 13.52 से कुछ कम होगा, और रोटेशन जितना कम होगा इंप्योरिटी उतनी ज्यादा होगी। इतनी बात तो समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो अब लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब दो लाइन पढ़ते हैं दोबारा से। अ सैंपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इनेंशियोमर, सिर्फ डेक्स्ट्रो, इज सेड टू बी, क्या कह सकते हैं, इनेंशियोमेरिकली प्योर, or to have an enantiomeric excess of 100%. An enantiomeric pure sample of plus 2 butanol show specific rotation of 13.52. On the other hand, a sample of plus 2 butanol that contain less than equimolar amount of minus 2 butanol will show a specific rotation less than 13.52 but greater than 0. क्या लाइन समझ में आ रही है? अगर 100% प्योर है तो रोटेशन 13.52 आ रहा है। अगर आप समझो हमने उसमें 10% मिला दिया, रोटेशन और कम, 20% मिला दिया और कम, हम जैसे जैसे मिलाते जाएंगे रोटेशन कम हो जाएगा। जब तक डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा रहेगा रोटेशन प्लस में रहेगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे जीरो हो जाएगा। जब तक डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा रहेगा तब तक रोटेशन प्लस में रहेगा। अब देखो जरा, सच ए सैंपल इज सेड टू हैव इनेंशियोमेरिक एक्सेस लेस देन 100%। भाई अगर रोटेशन 13.52 से कम है, हम इतना तो समझ गए, अब 100% ज्यादा तो नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? 100% ज्यादा कब बोलते हैं, जब वो बिल्कुल प्योर होता है तो बोलते हैं लेस देन 100%। द इनेंशियोमेरिक एक्सेस लिखने का तरीका डबल ई, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, डबल ई, इनेंशियोमेरिकली एक्सेस। कभी लिखा आएगा बट तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, ई लिखा हुआ है। इज डिफाइंड एज, क्या लिखा हुआ है, मोल ऑफ वन इनेंशियोमर्स माइनस मोल ऑफ अदर इनेंशियोमर्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ बोथ इनेंशियोमर्स इनटू 100। फॉर्मूला एकदम समझ में आ गया होगा। माना एक के 100 मॉलिक्यूल हैं, एक के 70 मॉलिक्यूल हैं, 100 माइनस 70 अपॉन टोटल इनटू 100। फिर देखो एक और लिखा हुआ है सबसे नीचे वाला जो यूज होता है, ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर्स इनटू 100। जैसे कि 13.52 होना चाहिए था और रोटेशन है 12, तो 12 अपॉन 13.52 इंटू 100, हमें यहां से पता चल जाएगा कि वो कितना प्योर है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ देखो, इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल प्योरिटी। ये सारे टॉपिक्स वो हैं, जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, आगे भी काम आएगा। अगर आपको याद आता हो 11th 12th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना था, कि जरा सा टॉपिक था। अब जरा ध्यान दें, इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल प्योरिटी। मतलब इससे हम चेक करते हैं सैंपल वगैरह, इस चीज से हमें पता चल जाता है कि जो आपके पास सैंपल है वो कितना प्योर है।
अब देखो जरा, जरा सुन लो। टॉपिक तो कल ही पढ़ाऊंगा, बट सुन लो, ध्यान से सुन लो। असिमेट्रिक कार्बन एटम याद है? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होती है। ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होती है। सुनो, कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट एटम्स क्या ग्रुप है, उस बात को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव के अंदर आते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल। याद है कैपिटल डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल। और एब्सोल्यूट के अंदर आते हैं कैपिटल आर और कैपिटल एस। जरा एक मिनट सुन लो जो बात बोल रहा हूं। जो कैपिटल डी कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। गलती मत कर देना, बहुत से बच्चे कॉमन सेंस लगा लेते हैं कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो। जो कैपिटल डी कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। कैपिटल एल कंपाउंड डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। ऐसी कैपिटल आर कंपाउंड डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। कैपिटल एस भी डेक्स्ट्रो लीवो हो सकता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन का रोटेशन से कोई मतलब नहीं होता। समझ दो जो बात बताने जा रहा हूं, मेन बात ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत से बच्चे कॉमन सेंस लगा लेते हैं कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो। चलिए कल नोट कर लेना इसको, आज के लिए इतना रखते हैं। आयुर्वेदी ऑर्गेनिक